नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज के शाम के विशेष अंक के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर जो इस समय है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो ममता बनर्जी उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक तरीके से प्रमोशन कर दिया है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। आगे चलो तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटे में 13,659 कोविड के नए मरीज सामने आए। 300 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है, ये भी एक दुखदायी बात है। और इससे आगे अगर थोड़ा सा मैं चलूं तो दिल्ली में जो घर घर राशन परियोजना थी आम आदमी पार्टी सरकार की, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि घर घर दारू परियोजना पर तो कहीं केंद्र सरकार रोक नहीं लगा देती है, ये अभी भविष्य के गर्त में समय बताएगा। बाकी के जो समाचार होंगे वो अगले वाले बुलेटिन में करेंगे। इसके बाद वाले बुलेटिन में मैं चर्चा को अपनी को आगे बढ़ाता हूं। चर्चा मेरी आज के हम भी है रेस में। आपने देखा होगा इस समय राजनीतिक दल धन के बल पर, पहले कहा जाता था बाहुबल पर, आज धन बल के ऊपर कहीं ना कहीं चकाचौंध में बाकी लोगों को उभरने नहीं दे रहे। एक तरीके का ये लोग मगरमच्छ हो गए और जो नई सोच नई विचारधारा के साथ जो नई पार्टियां आने का भी प्रयास करती हैं, क्योंकि उनके पास इनसे टक्कर लेने के लिए साधन संसाधन नहीं होते हैं, तो फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके लगे रहते हैं। यद्यपि उनको बार बार डीमोरलाइज किया जाता है ये कहकर कि ये लोग तो सिर्फ वोट कटवा लोग हैं, ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये कहीं ना कहीं सेटिंग बनाने के लिए आए हैं। इस प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को ये शब्द बुरे लगे तो, लेकिन जो मार्केट के अंदर प्रचलन में वो है। इसी चर्चा को क्या कुछ राजनीतिक दल क्या आगे उभर पा रहे हैं? यद्यपि कहते हैं कि परमाणु से पहले अणु का अपना एक योगदान होता है और कंकड़ कंकड़ से कहते हैं बूंद बूंद से खड़ा भी पड़ता है, ये सारी कहावतें रही हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी चौहान साहब हैं। इसी चर्चा में सम्मिलित होने के लिए जानेंगे उनसे कि वो किस किस प्रकार की समस्याओं को वो लोग झेल रहे हैं या झेलते आए, या किस प्रकार वो इस भीड़ में इस पैसे की चकाचौंध में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और साथ ही हमारे साथ भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आप दोनों मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। मैं समझता हूँ मेरी वीडियो और ऑडियो आप सबके पास जा रही होगी, मेरे पास आपकी ऑडियो वीडियो है। मैं शुरुआत आज उत्तराखंड से करना चाहता हूँ। वीसी चौहान साहब, आपका चूंकि पहाड़ी प्रदेश है और जो पहाड़ी प्रदेश होता है, जो पहाड़ी राज होता है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कई बार बाध्यताएं भी होती हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे पहला ये है कि आप किन मुद्दों को लेकर, मैं थोड़ा सा अलग से शुरुआत करूं, आप किन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के अंदर चुनाव में उतरने की अपना प्रयास करेंगे, या जो भी नीति रणनीति बना रहे हैं प्राथमिकता के आधार पर क्या मुद्दे आपके होंगे? वीसी चौहान साहब। सबसे पहले भाई कुलदीप जी और हमारे मित्र राजन सिंह सूर्यवंशी जी, मैं आपका अभिवादन करता हूं और अपने उत्तराखंड के सभी सम्मानित मतदाताओं को, बहनों भाइयों को, आपके अपने भाई डॉक्टर वीसी चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड जनता पार्टी का अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार जी। आदरणीय कुलदीप भाई जी, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड जनता पार्टी एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए उत्तराखंड में आई है। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने उत्तराखंड का विकास करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे उत्तराखंड की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को आदर्श चिकित्सा व्यवस्था में बदलना है। हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, महा चौपट व्यवस्था जो इन्होंने बना रखी है वर्तमान कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने, हमें इनको उखाड़ करके फेंक करके अब नए उत्तराखंड का निर्माण करना है। यही हमारी आगामी विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें मुख्य मुद्दा हमारा लोगों को रोजगार देना है, उत्तराखंड की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को आदर्श बनाना है, उत्तराखंड के हर नागरिक का कल्याण करना है, अपने उत्तराखंड को हमें एक विकसित उत्तराखंड बनाना है। ठीक है चौहान साहब, मैं यही चर्चा में थोड़ा सा आपको जोड़ दूं। हालांकि जो मुद्दे आपने उठाए हैं वो बड़े आम से मुद्दे हैं।
अब आपने जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का, जिनसे कई बार युवाओं को आकर्षित किया जाता है, कहा गया था ना कि बहुत हो बेरोजगारी की मार और अब की बार जो भी सरकार हो। आप लेकिन ये बताएं कि उत्तराखंड में वो कहते हैं ना कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। आप अगर उत्तराखंड में रोजगार लाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, तो पर्यावरण को नुकसान होगा, वहां पर्यावरण भी आपसे नाराज होंगे। पर्यावरण को बचाते हैं तो फिर रोजगार पर चोट लगती है। कैसे संभालेंगे, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप? आपका कहने का अर्थ ये है कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विकास के प्रतिकूल है, ऐसे में उत्तराखंड का विकास कैसे किया जा सकता है? नहीं, विकास के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना अगर आप वहां पर लाकर। जी, देखो, पर्यावरण उद्योग के लिए आप कह रहे हैं, जरूर नहीं कि रोजगार केवल औद्योगिक क्रांति के द्वारा ही दिया जाए जी। हमें सर्विस सेक्टर के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको अपने उत्तराखंड में हमें इनवाइट करना है। पहाड़ों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े आईटी हब, ये हमें स्थापित करना है, जिससे हमें पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा। और जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहां पर हम चाहेंगे कि जो हमारे उद्योगों की रफ्तार है वो रात दिन दुगनी रफ्तार से बढ़े, वहां पर और इस तरह के उद्योग आए जिससे यहाँ के लोगों युवाओं को रोजगार मिले। ठीक है चौहान साहब, ये बिल्कुल आपका सही जो आपने कहा। मैं इसलिए क्योंकि एक समय जिस समय उत्तराखंड राज्य बन रहा था और उस समय मैं समझता हूं कि जैसे हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र था, बेहतर होता यही आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, बजाय के जो औद्योगिकरण वहां पर कर दिया गया। पर चलिए अब मैं आता हूं राजन सिंह जी के पास। राजन सिंह जी, उत्तराखंड से आपकी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग हैं या कुछ और हैं, आप ही बता दें। जी बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार के तरफ से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ उत्तराखंड से हमारे भाई जो हैं उनको प्रणाम करता हूं, एवं पूरे भारत के सभी सम्मानित जनमानस को मैं प्रणाम करता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। मैं बता दूं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जी। उत्तराखंड और पहाड़ों में बसा हुआ प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश समतल भूमि पर बसा हुआ है जी। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की अपेक्षा उत्तर प्रदेश भी काफी पिछड़ा हुआ है जी। मैं आपको बता दूं, हमने जब देखा, इसका सर्वे किया, तो आजादी के बाद से आज तक, आप भी देख रहे होंगे, आजादी के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश की बदहाली ऐसी है कि जो 25 साल बाद यहाँ के युवा दिल्ली, बंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में जाके रोजगार और रोटी के लिए मारामारी, धक्का मुक्की सहते हैं, आज भी कमोवेश उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसे की वैसी ही है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि मैं गरीबों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाता हूं, लेकिन मैं बता दूं उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद भी यहाँ रोजगार के हालात बद से बदतर हैं। कोरोना काल में यहाँ आकर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि भूखों के लाले पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ढिढोरे पीसती है विकास का। आप देख सकते हैं इस सरकार के पहले 875 रुपए के गैस सिलेंडर मिला करते थे, लेकिन आज इसके पहले 475 के गैस सिलेंडर मिला करते थे, लेकिन आज 875 के गैस सिलेंडर है, डबल दाम हो गया है सर। राजन जी, मैं इस राष्ट्रीय वाली चर्चा पे अभी नहीं जा रहा, वो पूरे हिंदुस्तान के वही आ रहा था। मैंने जो आपसे प्रश्न किया था कि यहाँ पर विशेष रूप से उत्तराखंड की तो उन्होंने बता दी, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से क्या परेशानियां हैं जिनको, या मैं कहूँ जब आप चुनाव में उतरेंगे तो विशेष क्या मुद्दा लेकर आप उतरेंगे, या अभी भी जो आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो आप अपने लोगों को भेजते हैं क्षेत्र के अंदर, तो क्या मुद्दा विशेष रूप से मायने रखता है कि वहां का वोटर, मतदाता उत्तर प्रदेश का आपकी ओर आकर्षित हो? सबसे ज्यादा परेशानी आपके उत्तर प्रदेश में क्या चल रही है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परेशानी है सर रोजगार की। यहाँ का युवा, मैंने पहले भी कहा, मैं कह रहा हूँ, रोजगार की स्थिति यहाँ बहुत ही दयनीय है। यहाँ कल कारखाने, उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है सर।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के 90% युवा बॉम्बे, दिल्ली, बंगलौर में जाके नौकरी करते हैं और वहां भैया और बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। पिछली सरकारें, बसपा और सपा की सरकारें हुई, आपने देखा होगा रोजगार को लेके कोई काम नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो आज भी लाखों लोग दिल्ली और बंबई और बंगलौर में उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं। राजन जी, और इस प्रदेश में क्या अपराध एक बड़ी समस्या नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं अपराध पे भी आऊंगा, लेकिन मैं रोजगार पहले, क्योंकि आदमी को अगर रोटी नहीं मिलेगा सर, तो दूसरी तरफ भगवान को भी नहीं याद कर पाता है। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आखिर यहाँ का युवा कब तक अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर दिल्ली बंबई जैसे शहरों को पलायन करने के लिए मजबूर होगा? आखिर ये सरकारें आती हैं तो किस बात के लिए आती हैं? ठीक है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा होती है सर। ठीक है, मैं तो मांग करता हूं और अगर कहता हूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी अगर सदन में पहुंचती है, सत्ता में पहुंचती है, तो मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा, निःशुल्क की जाएगी। ठीक है राजन जी, ठीक है राजन जी। तो एक तो निःशुल्क का बड़ा समस्या चल रही है सब जगह, निःशुल्क वाली चीजें बाद में कुछ लोग, दूसरे लोग कहीं ना कहीं फिर ताने कसते हैं और निःशुल्क से लोगों को आदतें भी थोड़ी सी अलग। मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक मूलभूत आवश्यकताएं, उसके अधिकार मौलिक अधिकार है सर, फंडामेंटल राइट है कि एक व्यक्ति को जहां है उसे फंडामेंटल राइट के तहत उसे जो है शिक्षा चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए सर। आज चिकित्सा और शिक्षा देख रहे हैं कितना प्राइवेट। जी राजन जी, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर एक चर्चा करता चलूं आप दोनों के सामने। आपने जो कहा उत्तर प्रदेश में जाते हैं भैया बिहारी कहलाते हैं, मुझे भी याद है। अब तो माहौल फिर बहुत ज्यादा बदल गया चौहान साहब। मैं 82, 83, 84 के आसपास की बात बता रहा था, और क्योंकि मैं वहां रहता था, तो जिसको ना जो शर्मा लिखते थे, अमूमन उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो शर्मा लिखा करती थी इधर उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी वगैरह के। तो वह शर्मा का मतलब होता था कि भैया, मतलब, और भैया का मतलब होता था तबेले वाला जो भैंस पालता है। उनके दिमाग में सीधी सीधी पिक्चर थी। ये तो 84 के आखिर में हम लोग सीरियल आया, उसके बाद धीरे धीरे जो हालात बदलने शुरू हुए। और जो दाढ़ी रखता था, दाढ़ी का मतलब ये को सरदार है, और सरदार का मतलब है आतंकवादी है। वहां उस समय इन हालातों को फेस करना पड़ा। खुद मैंने फेस किया उस समय के अंदर, मैं किसी की कहीं नहीं कह रहा। खैर चलिए, अब उससे आगे चौहान साहब, मैं फिर एक चीज, अब थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं आपसे अलग पूछना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों को, जो छोटे राजनीतिक दल है, आप कैसे इन बड़े राजनीतिक दलों का, जैसे आपके यहाँ या राजन सिंह जी के यहाँ है, कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी इनके पास तो अथाह भंडार है इस समय पैसे का, शक्तियों का, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और जब व्यक्ति क्षेत्र में उतरता है तो 10 तरीके के खर्चे होते हैं, आपको लगता है कि आप कंपीट कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं, मैं चौहान साहब से बात कर रहा हूं। राजन जी, आपके पास भी इसी प्रश्न को लेकर आऊंगा, पहले चौहान साहब को सुन लेता हूं। जी चौहान साहब, आपने 2 सवाल किए हैं। पहला आपका जो सवाल है कि उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल है, इनकी उपस्थिति में हम उत्तराखंड जनता पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। जी, पहला सवाल का आपका मूल अर्थ ये है। हाँ, मैं आपको स्पष्ट जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। एक समय पूरे देश में कांग्रेस हुआ करती थी, और आज कांग्रेस लुप्त होने के कगार पे है। और वर्तमान भाजपा सरकार से जैसे लोग नाराज है, अब इसको भी यहां उत्तराखंड से भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड जनता पार्टी 2022 में पहली बार चुनाव लड़ रही है और 70 की 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि उत्तराखंड के लोग, जैसे लाखों लोग आज उत्तराखंड जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आपने जो धनबल की बात कही है, अगर व्यक्ति के नेक इरादे हो, आपकी सोच अच्छी हो, नेता अच्छा हो, नियत अच्छी हो, तो लोग आकर के खुद आपको आर्थिक रूप से मदद करते हैं। अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना ही सफलता की गारंटी है, तो ये जो वर्तमान कांग्रेस सरकार थी, इसको कोई कद्दी से उतार नहीं सकता था। ऐसा ही आप जनता के बीच में जब जाएंगे, मतदाता के बीच जाएंगे, तो आप वोट और नोट दोनों मांगेंगे जनता से, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं। बिल्कुल, हम लोग, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, अगर कोई पार्टी प्रत्याशी अपनी जेब से पैसा लगाएगा, तो इसका मतलब वो पहले दिन से भ्रष्टाचार करना शुरू करेगा।
हम जनता के लिए समर्पित लोग हैं। जन भागीदारी से उत्तराखंड में जनता की अपनी उत्तराखंडियों की सरकार बनाएंगे। ठीक है। राजन सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, इसका भी मुझे साथ साथ जवाब दीजिएगा कि जब व्यक्ति मतदाताओं के बीच में जाता है या क्षेत्र के अंदर जाता है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं लोग, तो उनके पास धन, क्या आपका भी यही फार्मूला है कि वोट भी और नोट भी, या कहीं से एक वो बात भी हो गई जो अभी चौहान साहब कह रहे थे, घर फूक तमाशा भी है एक चीज, और दूसरा मैं घूम के वहीं कहता हूं, हालांकि आपने शिक्षा और रोजगार की आपने चर्चा जरूर करी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि अपराध का बोलबाला है और कम से कम चारों तरफ चर्चाएं ऐसी हैं, तो मुझे एक जानकारी और देंगे, जो अपराध मुक्त समाज की लगभग हर राजनीतिक दल घोषणा करता है, तो ये वास्तव में होता है या मात्र जुमला है, या जुमला बनकर रह जाता है? राजन सिंह जी, अभी फिलहाल तो इस सरकार में तो जुमलेबाजी ही चल रही है। अपराध के नाम पर आम जनमानस के साथ अत्याचार किया जा रहा सर। अभी आप बिकरू कांड को देख लीजिए, खुशी दुबे के साथ, जिसको मैंने पहले भी बोला था, खुशी दुबे की इस घटना से 2 दिन पहले शादी होती है और 2 दिन में वो अपने पति और अपने सास और ससुर को नहीं समझ पाती है, लेकिन ये सरकार और ये प्रशासन 2 दिन के अंदर उस परिवार में आई हुई लड़की को इतना बड़ा अपराधी घोषित कर दिया कि 10 माह से वो पीड़ित है। नहीं, एक बात बताइए, आप लोग वर्तमान सरकार को दोषी ठहरा देते हैं कई बार, प्रश्न ये कि क्या इससे पहले वाली सरकारों ने काबू किया हुआ था? एक चीज, और दूसरा मुझे साथ साथ आपने तो ये उदाहरण दिया, मणिलाल पाटीदार का भी उदाहरण आपके सामने होगा, जो एसपी था पुलिस का, महोबा वाला, वो सारे के सारे उदाहरण, ये लोग बेलगाम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो सत्ता में आते हैं अब बाकी सारी की सारी बातें भूल जाते हैं, वो सिर्फ चुनावी जुमले तक रह जाते हैं। राजन सिंह जी, दरअसल होता क्या है ये सर, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, ये मैंने देखा और जनता भी देख रही है, ये बड़ी पार्टियां सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिट्टी पिट्टी हैं। अब ये सरकार हो गई तो विपक्ष का कहीं अता पता नहीं है, विपक्ष मतलब पूरी तरह समाप्त है, और बीजेपी तो अब बर्बाद समाज पार्टी हो गई है। मैं, चलिए आपने बीजेपी को कह दिया बर्बाद समाज पार्टी, मुझे एक बात बताएं ना आप, इस माहौल के अंदर, क्योंकि अब भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में इवन भारतीय जनता पार्टी का जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायकों की ही नहीं सुन रहे अफसर। आपकी अगर कुछ सीटें आ भी गई, ठीक है साहब, तो मुझे पता है आप कैसे कंपीट करेंगे? आपको क्या उम्मीद है कि ये अफसरशाही आपकी सुन लेगी, या जो सत्ता में मुख्य दल बैठा होगा वो उन अफसरशाही को अलाउ करेगा आपकी बात मानने के लिए? आप अगर 10, 5, 15 एमएलए ले भी आए तो आप इस बलबूते क्या देखने? आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब आपकी चल जाएगी, आप अपराध मुक्त समाज बनाएंगे, या उस और बढ़ पाएंगे आप लोग? राजन सर, किसी भी परिवर्तन के लिए एक कदम भी चलना जी, एक कदम की शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। परिवर्तन संसार का नियम, अभी हमारे भाई उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है सर। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, 80% आप ये मानते हैं ना, भारतवर्ष के लोग 80% मध्यम वर्गीय और गरीब हैं जी, ये आप मानते हैं जी। तो वो 80% लोग निश्चित तौर पर आज वर्तमान के सभी बड़ी पार्टियों से रुष्ट हैं। ये 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेके सभी प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगा। सबको कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया है कि ये बड़ी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। ये निश्चित तौर पर आपको दिखेगा कि क्षेत्रीय पार्टियां 2022 में क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आएंगी, ये पूरा मेरा आत्मविश्वास कहता है सर। लेकिन फिर वही बात है ना, 2022 में अगर क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर आ भी गई, आप पूरे प्रदेश में तो नहीं आ रहे हैं ना। अगर 3 पार्टियां आ गई, कैसे तालमेल बनेगा? फिर खिचड़ी पक जानी है, फिर त्रिशंकु बन जानी है। बात तो मतलब, हालांकि हम अपने मुद्दे से थोड़ा बाहर को निकल रहे हैं, लेकिन चलिए इसका जवाब भी मुझे देते चलिए, इससे पहले मैं चौहान साहब के पास आऊं। जी, जब जनता के हित के लिए, बेशक हम कम होंगे, लेकिन जनता के हित के लिए जब हम बात उठाएंगे सर, तो ये बात जनता तक जाएगी कि जनता की बात को उठाने वाले नेता को, विधायक को ये सत्तासीन और बड़े पार्टी के लोग रोक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगामी समय में आम जनमानस इसी कम संख्या में आए हुए दलों के लोगों को बहुमत में सरकार बनाने का अवसर यही आम जनता देगी। ठीक है, शुरुआत एक से होता है सर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि पहली चीज तो यह कि आप लोग जो अभी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे मायावती ने शुरू कराई थी उत्तर प्रदेश में, वो 1 वर्ष पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया करती थी कि भाई इस क्षेत्र से इसने चुनाव लड़ाना है, या ये इस लोकसभा क्षेत्र का ये इंचार्ज, आदि आदि से। और कुछ दलों ने उसको अपनाया भी, कम या बेश, कम बेश, बाद में ठीक है 2-4 लोग बदल दिए गए, एक अलग बात है। अब आप लोग अगर कहीं क्षेत्र में जब जाते हैं, आप अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपको किस प्रकार की चुनौती मिलती है क्षेत्र के अंदर। और दूसरी चीज, क्या, साथ साथ सवाल है मेरा, और मैं राजन सिंह जी आपके भी मेरा यही प्रश्न रहेगा, और दूसरा कि क्या आपके रास्ते में अड़चनें पैदा की जाती हैं, क्या कहीं से धमकियां वगैरह भी मिलती हैं, किसी प्रकार अटकलें लगाई जाती हैं आप लोगों के काम के बीच के अंदर? मेरा ये प्रश्न आप दोनों से रहेगा। पहले चौहान साहब आप बताएं। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, हमारे सामने चुनौतियां कुछ नहीं है जी। हमारे सामने अगर कोई, हम किसी को चुनौती मानते हैं, तो हमें लोगों को अपने साथ जिनको जोड़ना होता है, बहुत सारे लोगों को वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जिस तरह से मानसिक रूप से प्रदूषित किया जा रहा है, गलत खबरें प्रचारित की जाती है, ये हमें लगता है अगर व्यक्तियों को सही खबरें सही समय पे मिलती रहे, तो आज का युवा इतना जागरूक है, वो अपने अच्छे और बुरे में फर्क जान सकता है। चौहान साहब, मिलेगी कहां से खबरें? वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक ही दल छाया रहता है, दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलता है, आपको भी पता है अच्छी तरीके से। जी जी जी, नहीं तो जिस तरह से गलत बातों को दिखाया जाता है, आम जनमानस को, सीधा साधा इंसान जो टीवी में देखता है उस पर भरोसा करता है। जिस तरह की खबरें उसको दिखाई जा रही है, जो वो चाहते हैं वो ही दिखाया जाता है। आपका सोचने का विवेक शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ये हमें लगता है थोड़ा इसमें हमें काम करना पड़ेगा। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि किसी, मैं एक चीज आपको रोक रहा हूं चौहान साहब, ये मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा, बिल्कुल, हालांकि फिर वो ये विषय आसपास हो जाता है। मैं आप दोनों के लिए ये बात कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको भी मालूम है जो बड़े चैनल बैठे हैं वहां किस प्रकार के सेटिंग, किस प्रकार किनकी खबरें आती है, बाकी लोग तो गिनती में, बाईपास में भी नहीं आते। अगर मेन 2-3 भाई समाजवादी पार्टी समझ लीजिए, कांग्रेस समझ लीजिए, और एक आधा कोई, उसके सिवा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं दिखाता नहीं। इस चीज के ऊपर आप लोगों को भी विचार करना पड़ेगा, आप लोगों को भी अपनी एक आईटी सेल तैयार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन छोटे लेवल पर तो आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं चौहान साहब, वो यही है कि किसी प्रकार की अड़चनें लगाई जाती हैं क्या, किसी प्रकार की कोई धमकियां आपके प्रत्याशियों को? आप तो चलिए ज्यादातर देहरादून में बैठ गए, लेकिन जो सुदूर क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं, क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, और जो पहले से जमे जमाए लोग हैं, कहीं तो कुछ धमकियां वगैरह मिलती होंगी या नहीं मिलती है? कुछ लोग। जी जी, मैं आपको इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, हम कभी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी करते भी नहीं। लेकिन जहां पर कुछ हमें सुनने में आया है कि हमारी पार्टी के जो बड़े नेता है, उनको किसी अन्य दलों के द्वारा उनको प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आप जो है उनके साथ छोड़ करके हमारे साथ आ जाइए। ये तो छोटी मोटी बातें सब जगह चलती है, लेकिन मुझे विश्वास है उत्तराखंड जनता पार्टी के साथ जिस भरोसे के साथ लोग जुड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, उत्तराखंड जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आर्थिक रूप से क्या कोई सहयोग करे, किसी भी मामले में किसी तरह का लालच दे, उत्तराखंड जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने उत्तराखंड का विकास, मेरा लालच से खाली सवाल नहीं था। मैं राजन सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए आपका क्षेत्र क्योंकि उत्तर प्रदेश का दूसरे तरीके का, मेरा सवाल, दूसरा सवाल मेरा पहले है अब आपसे, कि जब आपके लोग क्षेत्र के अंदर जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं, तो क्या कुछ लोगों ने कभी धमकी देने का प्रयास किया आपके लोगों को, अड़चन डालने की कोशिश की? कुछ अफसरशाही ने धमकी देने का प्रयास किया? आम तत्वों ने भी और अफसरशाही ने भी, दोनों ने अड़चनें डालते हुए धमकी देने का प्रयास तो हुआ होगा ना, कहीं तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया होगा जिनको आप प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं। राजन सिंह जी। जी, लगभग ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ नहीं हुई हैं सर, और आशा करते हैं अगर ऐसा होगा तो भारतीय अपना समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्रांतिकारी है, उनसे पूरे अंतिम सांस तक लड़ेगा, झुकेगा न टूटेगा न हटेगा। ये संकल्प के साथ है। कहते हैं ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता,
जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। मैं इस चीज में तो आप दोनों को लकी मान रहा हूँ, भाग्यवान मान रहा हूँ, और आप दोनों कह रहे हैं कि आप लोगों का, आपके प्रत्याशियों को किसी प्रकार की किसी अड़चन का अभी तक सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये तो करना पड़ेगा देर या सवेर। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब आप आगे चलेंगे आपको धमकियां भी आएंगी, हमले भी होंगे, अफसरों से भी डराया जाएगा। ये आप कैसे सोच रहे हैं सर? आपको और प्रलोभन भी दिया जाएगा, जैसा अभी चौहान साहब से चर्चा कर रहे थे। तो इसमें तो आप बहुत लकी हैं राजन सिंह जी। जी बिल्कुल है। कुछ चीजें हैं जैसे अभी जो आपके मीडिया सेक्टर है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, कहीं ना कहीं से वो लोग आज के डेट में मेरा मानना है कि बिके हुए लोग हैं। बल्कि देश का जो 80% जो बिल्कुल बेबाकी से मैं अपनी बात कहता हूं, आप जैसे सम्मानित पत्रकार ही हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को आगे ले आएंगे। और मैं खुले मन से आपसे कह रहा हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। इन तानाशाहों से लड़ने के लिए आप जैसे सम्मानित पत्रकारों की आवश्यकता है और हम लोगों जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं की आवश्यकता है। मैं आपको वचन देता हूं कि राजन सिंह सूर्यवंशी मेरा नाम है। क्षेत्र में लोग जानते हैं, जहां कह देता हूं वहां अड़ जाता हूं। कहते हैं जो कह के जुबा पर अड़ जाए मर्दाना उसी को कहते हैं, और जो कह के जुबा से फिर जाए जनाना उसी को कहते हैं। जो लड़ेगा वही जीतेगा और लड़ने वाला व्यक्ति ही जीतता है। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी एकदम लड़ने में विश्वास करती है। हम लोग लड़ रहे हैं, बस आप जैसे सम्मानित पत्रकारों का साथ मिले तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं बीच में एक बात कह दूं, ये मेरा सौभाग्य है। और हालांकि जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रहा, जहां भी अब से पहले, मैं उस समय भी नए दलों को 2014 के लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, 19 में मैं बड़ा स्पष्ट रूप से स्वीकार रहा हूं कि 3 चैनल्स की कुछ अपनी शर्तें थी और मैं वहां नहीं गया था उनको लेके। लेकिन मैं नई पार्टियों को, नई कह लीजिए, अपेक्षाकृत कम पॉपुलर पार्टी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको सदैव मैंने बिठाया, सदैव उनके साथ एक एक घंटे की मैंने चर्चा की। और ये प्यार आप जैसे लोगों से भी मिला। मैं भी जो किसानों के क्षेत्र को कवर करने जाता था, वहां भी ना हमने किसी को चवन्नी दी, ना किसी ने हमें चवन्नी दी, लेकिन प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। क्योंकि हम वही है कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। हम इस आधार पर चलने वाले, निष्पक्षता के साथ दिखाते। कुछ लोगों को बातें अच्छी लग सकती है, कुछ को बुरी लग सकती है, वो एक अलग विषय। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव सा सवाल आपको करता हूं, हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे वो बात, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जरूर। मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं ईश्वर करे आप लोग सत्ताधीन हो, आप लोग सत्ता में हैं। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं कि मान लीजिए आप लोग सत्ता में नहीं आते, ठीक है, सीटें निकाल लेते हैं, लेकिन सत्ता आपके दल की नहीं बनती है, मेन आप नहीं आते, तब क्या रहेगा? तब किन विशेष मुद्दों को लेकर आपकी राजनीति, आपकी लड़ाई, जिन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, उसके बाद किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और क्या आपको विश्वास होगा? क्योंकि एक समय होता, अभी तक तो आपके से कोई दुश्मनी नहीं निभा रहा होगा, लेकिन तब आपको सीधा सीधा अपना प्रतिद्वंदी समझा जाएगा। तो तब क्या आपको लगता है कि जितना आसानी से आज आप लोगों ने काम करा लिए होंगे, तब इतना आसानी से आपके काम होंगे? मैं पहले चौहान साहब के पास आता हूँ, सवाल मेरा दोनों से ही किया। जी, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा, पहले तो ऐसा होना ही नहीं, खुद आपने बोल दिया है, लेकिन अगर किसी कारण कोई ऐसी बात हो जाती, कुछ सीटें कम रह जाती है, तो हम लोगों की जो मुख्य विचार है, हमें हर हाल में उत्तराखंड के लोगों का कल्याण करना है। उसके लिए हमने कुछ अपने विकास के मॉडल तैयार किए हैं। जी, सरकार के पास भी इन मॉडल को लेके जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे प्रत्येक उत्तराखंडी भाई बहन के सपनों को पूरा किया जा सके। हमें कुलदीप भाई हर हाल में कुछ करना है, कुछ बनने की, पाने की लालसा नहीं है। हमें अपने उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है। जो विकास के मॉडल उत्तराखंड जनता पार्टी के पास में है, जो समस्याओं का तात्कालिक हल का मॉडल हमारे पास में है, किसी अन्य राजनीतिक दल के पास में उत्तराखंड में नहीं है। मतलब मैं मानता हूं अपने पास संभाल कर रखे हैं, पत्ते खोले नहीं है अभी आपने, चौहान साहब। जी जी जी, नहीं, उसको हम वर्तमान सत्ताधारी दल जो है इसके पास में लेके जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मेरे लोगों का भला कर पाए। लेकिन ये अहंकारी सरकार, ये ऐसी सरकार जिसका जनता से कोई भी नाता नहीं है। आज की डेट में लोग इतने परेशान हैं, ये बिल्कुल आंखें फेर के बैठी है।
ये उन मॉडल को बिल्कुल भी लागू नहीं करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। जिसकी लालसा, जिसकी मंशा लूट खसोट करना हो, जिसकी मंशा अपने लोगों का शोषण करना हो, उन लोगों से अब विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, अब मैं अगला सवाल राजन सिंह जी से करता हूं। आज पहले दिन की चर्चा है मेरी, मैं इसको थोड़ा सा फिर कल खोलूंगा और तब मैं कल आंकड़ों के साथ ये लेकर बैठूंगा आपके साथ कि लोगों की अब तक की जो जो परेशानियां थी उन विशेष प्रश्नों पर मैं आपके उत्तर लूंगा, आपके अनुभव जानूंगा और आप लोगों ने क्या किया अब तक ये भी जानूंगा। लेकिन कल, आज अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दें आदरणीय राजन सिंह जी, कि मान लीजिए फिर से योगी सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए तो, और आपकी 2, 4, 5, 10 सीटें आ जाती हैं, क्या आपके अंदर इतना दम होगा कि आप योगी सरकार की नाक में दम कर पाए किन्हीं खास मुद्दों को लेकर, जनता के हित के मुद्दों को लेकर? क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में तो दिक्कत है ना, हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर करता है वो उसको स्वीकारते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, डॉक्टर कफील का आपके पास मैटर है, आप जलती हुई लाशों की अगर तस्वीर खींचते हैं शमशान घाट की तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। वहां तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं किसी को कुछ नजर आ नहीं रहा है, वहां तो आपने थोड़ी सी आवाज उठाई। आपको भी याद होगा पिछले वर्ष कोरोना में, जो मेरी जानकारी है पिछले वर्ष पहले दौर के अंदर सर 15 पत्रकारों के ऊपर केस बना साहब, ये दौर है। और जो आज कोर्ट के धक्के खाते फिर बाद में ठीक है आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां से आपको राहत मिल जाती है, लेकिन केस तो आप लड़ते रहेंगे। केरल वाले पत्रकार का आपको पता ही है, वो कांड हुआ था हाथरस कांड, उसको कवर करने जा रहा था, उसकी क्या हालत हुई, सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर उसको इलाज के लिए कहीं भेजना पड़ा, वरना उसका इलाज भी नहीं हो रहा था, सीएम को दखलंदाजी करनी पड़ी केरल वाले को। तो आपको क्या लगता है आप नाक में दम कर पाएंगे, इस स्थिति में होंगे? और अगर आपके जो भी विधायक जो भी लोग होंगे अगर उनको डरा दिया गया, इस प्रकार के केस बना दिए गए, तो राजन सिंह जी? सर कुछ चीजें वक्त के हालात पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के इन अनुभवों को तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। शासक आए जी जी, बोलिए बोलिए। बड़े बड़े तानाशाह है और चले गए, तो ऐसे तानाशाहों का भी अंत होगा और निश्चित तौर पर होगा। बस आपका सानिध्य बना रहे, आप देखते जाइए 2022 के समय उत्तर प्रदेश की सरकार को निश्चित तौर पर मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि इसने पत्रकारों से लेके किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ, सब लोग मन में लेके बैठे हैं। भारतवर्ष की जनता का तो एक ही हथियार होता है, वोट से ही चोट करना रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी 80% जनता के साथ अन्याय किया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के रूप में, सब बस 2022 का इंतजार कर रहे हैं। मतलब इस सरकार में तो उत्तर प्रदेश की जनता को राजन सिंह को एक विकल्प के रूप में चुनना चाहिए, विश्वास करके चलना चाहिए कि हम राजन सिंह को आगे बढ़ाएं, तो राजन सिंह हमें इस प्रकार की इस अत्याचार, जिनको आप अत्याचार सब कह रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाएंगे और वास्तव में न्याय मिला करेगा। आवाज नहीं आ पाई क्या सर? मतलब आम जनता उत्तर प्रदेश की आप पर विश्वास कर चले कि हम राजन सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और कल को राजन सिंह उसके बाद न्याय करेंगे, जनता को वास्तव में न्याय दिलाएंगे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कल। जी सर बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी, बसपा और सपा की सरकार हुआ करती थी, वो सरकारें चली गई, भाजपा आई है, तो निश्चित तौर पर आज के परिवेश में तो आम जनता बिल्कुल नए दलों को पसंद कर रही है। और नए दलों में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भारतीय अपना समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है सर। मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े दल हैं निश्चित तौर पर इनका जनाधार है, ये बड़े हैं, मजबूत हैं, लेकिन नए दलों के रूप में अगर देखा जाए तो जो सभी जातियों और धर्मों को समभाव से देखते हुए 80% मध्यम वर्गीय गरीबों पर काम करने वाला कोई पार्टी है तो वो भारतीय अपना समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है। वैसे भारतीय अपना समाज पार्टी महाराष्ट्र में भी काम कर रही है, गुजरात में भी है। गुजरात के राहुल सिंह जी प्रदेश प्रभारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राजा बाबू सेठ जी हैं और अजय मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। राजन सिंह जी, अब क्योंकि मेरे पास मात्र 2-2.5 मिनट का समय बचा है, मैं चौहान साहब से अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं कि मैं आपको वो आज की चर्चा की, मैं निवेदन यहीं से आपको निमंत्रण देता हूं, कल एक दिन और हम चर्चा
कुछ प्रश्नों जो वास्तविक थोड़े से तीखे प्रश्न हो सकते हैं उनका कल मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास समय होगा तो। चौहान साहब, चलते चलते मैं क्यों आपको वोट दूं? सब वादे अच्छे करते हैं, अभी जैसे राजद जी करते हैं ऐसे वादे तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं कैसे विश्वास करूं चौहान साहब के ऊपर या उत्तराखंड जनता पार्टी? मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति उत्तराखंड जनता पार्टी को वोट करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं जी। वर्तमान जितने भी सत्ताधारी दल है ये सब आपसे वादे करेंगे, लेकिन सारे के सारे ढकोसले करते हैं। इनके वादे सारे झूठे वादे हैं और उत्तराखंड जनता पार्टी के पास में नेक इरादे हैं। हमने किया है, आगे भी करेंगे। ये लोग विभाजन की राजनीति करते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं। ये केवल समस्याओं को गिनाते हैं और उत्तराखंड जनता पार्टी के पास समस्याओं का तात्कालिक हल है। मैं मानता हूं हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीतियां अच्छी है। उत्तराखंड की जनता इस बार उत्तराखंड जनता पार्टी को वोट करेगी। ठीक है सर, मतलब कुल मिलाकर मैं आज की चर्चा इसी नोट पर रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की समाप्ति बिल्कुल हो चुकी है लगभग, कि ये सिर्फ समस्याएं गिनाते हैं और आप लोग, राजन सिंह जी आप भी और चौहान साहब आप भी, आप समाधान लाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कल आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर का थोड़ा सा तीखा दौर कल आप लोगों से होगा। तब तक स्वस्थ रहें, बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। दिल्ली में बेशक लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन मेरा निवेदन है, सबसे पूरी तरीके से तो नहीं खुला है, लेकिन कुछ कमाऊ एजेंसियां बाहर बैठी होंगी, इसलिए बाहर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले अगर बहुत जरूरी हो, और मास्क लगाए बिना तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सादर प्रणाम सर। चौहान साहब नमस्कार। डॉक्टर वीसी चौहान जी को भी सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र। Thank you.